हम्म। कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। गुड मॉर्निंग। प्रेपोमीटर प्रोवाइड कर दो प्लीज प्लीज। बस आपसे ही एक्सप्लेनेशन चाहिए थी ब्रेकफास्ट का। अरे ठीक है। एक्साइटेड फॉर ब्रेकफास्ट। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मिले आज? आज आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहेंगे? सर्स एंड मैम्स। उठना पड़ता है इतनी जल्दी? 11 बजे इतना जल्दी आप लोग बोल रहे हो? पोहा, जलेबी, मटर पनीर। वाह। क्लास 1 घंटा तो लगेगा यार, 1 घंटे लगेगा। एक बार बाकी लोग आ जाएं, देन हम बस 2-3 मिनट तक बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले हेलो हाय जरूरी है ना। वो कैब कैसे करें, सोल्व नहीं हो रहा। वो कैब इतनी करवा तो रहे हैं। वो कैब में और क्या चाहिए आप लोगों को? बस 1-2 मिनट वेट करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएं। टाइम से आने की आदत नहीं है ना उन लोगों को। तुम लोगों को टाइम से आने की आदत नहीं है क्या? 2-3 मिनट लेट ही चलेंगे, है ना? हाँ। हम्म। अच्छा, ये तो दूसरा पेपर है। एक सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड रुको। हम्म। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या? क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है क्या? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है। ओके। अभी सुनो ध्यान से। देखो। अ, जब भी हम जब भी हम अगर थ्योरी हमने पढ़ ली है इंग्लिश में, देखो सबसे पहली बात तो अगर आपको सीडीएस निकालना है तो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। है ना? इंग्लिश के बिना आपका पेपर नहीं निकल सकता। ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, और अगर आपने आपने मतलब जीएस लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों पे ही बहुत स्ट्रांग कमांड हो। बट स्टिल जीएस में तो हम कुछ सेलेक्टेड भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, स्टिल वी विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स। ठीक है। इंग्लिश में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और 120 क्वेश्चन। अच्छा, रिएक्शंस मैं ऑफ कर देती हूँ एक बार। ठीक है। देखो। आप मुझे एक बात बताइए कि 120 क्वेश्चंस आपके जीएस के आते हैं। उसमें क्या है? करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंड फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। है ना? एंड देन मिसलेनियस तो है ही। मिसलेनियस वो क्वेश्चंस जो कहीं से भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं?
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई चीज पर्टिकुलर ज्यादा जरूरी है, कोई चीज कम जरूरी है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि 120 क्वेश्चन टारगेट करने के लिए आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, और जिसमें से करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, आप कितनी ही कोशिश कर लें, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा जीएस अच्छी है ना, तब आप 50s में स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज आपका हमेशा 35, 40 तो लड़कियों के लिए हम मैक्सिमम बोला है कि लड़कियों को अपनी जो जीएस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, 40+ उन्हें टारगेट करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि 50 स्कोर करना, आपको सब कुछ आना चाहिए, तब जाके आपका 50 नंबर बनेगा। समझ रहे हैं आप? आवाज मेरी आ रही है क्या? मेरी आवाज सही आ रही है क्या, एक बार बता दो। जिसको आवाज की दिक्कत हो रही है, प्लीज आप अपने एंड से एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। ठीक है, अब देखो, तो 120 क्वेश्चन जीएस में टारगेट करने के लिए इतना सब, और सब कुछ आप सारे क्वेश्चन सही कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, 50s में आपके मार्क्स आएंगे ये सब कुछ पढ़ने के बाद में, और जब आप A1 बच्चा होगा ना, A1+ वाला जो बच्चा होगा वो स्कोर कर पाएगा 50 नंबर। अब आप एक ये देखिए कि 120 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं एक ही सब्जेक्ट में। सिर्फ इंग्लिश आपको पढ़नी है, 120 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं, और आराम से आप 70s में या फिर 70+ नंबर ला सकते हो। ठीक है, और ये आपके 70 मार्क्स। और मैं अभी आप लोगों के हाल पे भी चलो बात करते हुए चलती हूँ। आपके मान लो 30, मान लो चाहे आपके आज 30 नंबर आ रहे हो, 40 नंबर आ रहे हो, मतलब 30s में हो, 40s में हो, फुल मॉक की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आपके कितने ही हो। ठीक है, इसमें भी अगर आपके 25 स्कोर हुआ है, इसका मतलब आपके 100 में से 50 नंबर बन रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब आप 50% अपना करके चल सकते हो। ठीक है, आज के दिन चाहे आप 30 की हालत में हो, 40 की हालत में हो, आपके चाहे कितने ही मार्क्स बन रहे हो, अभी हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम पे काम करना जरूरी है, प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं करते रहेंगे कि मैम 30 नंबर आ रहे हैं क्या करूं। भाई पढ़ना शुरू कर, एज सिंपल एज दैट। पढ़े बिना कुछ भी नहीं होगा, चाहे 20 नंबर आ रहे हो, चाहे 80 नंबर आ रहे हो, पेपर उसका निकलता है जो पढ़ता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना बंद करके आप लोग सॉल्यूशन पे बात करना शुरू करिए। ठीक है, अब देखो, ये हमें 30 से 40 तक, हमें 70s में पहुंचना कैसे है, इसके लिए आप लोगों के लिए सारे के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। देखो, अब हमारे पास, हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में है क्या क्या हम लोगों के पास ना। सबसे पहले हमारे पास ग्रामर वाली चीजें हैं, जो मतलब 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जिसके आते हैं अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन सिलेबस में तो सब कुछ ही है, तो कब वो गेम पलट दे हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम हर एक चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है उतना कि हम हर एक चीज को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, ग्रामर में 20 से 25 क्वेश्चन। अब हमारे पास है एक वोकैब, वोकैब है हमारे पास, और उसके बाद है हमारे पास रीडिंग वाला, उसके बाद है हमारे पास रीडिंग। ठीक है, अभी तक जैसे रीडिंग में हमारे पास क्या आता है, क्लोज आता है, S1 S6 आता है, S1 S2 आता है। अभी कॉम्प्रीहेंशन 2 बार से नहीं आ रहा है, फिर भी कॉम्प्रीहेंशन रखा है, रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, S1 S2 आ रहा है, और हमारे पास PQRS आ रहा है, 40 क्वेश्चन का बंदोबस्त इधर से होगा। ठीक है, अब बची वो कैब जो सबसे ज्यादा आपकी हेडेक बनी हुई है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पीवाईक्यूज के थ्रू जितनी पॉसिबल हमारे पास, और हमने पीवाईक्यूज को रेफरेंस इसलिए माना है क्योंकि पीवाईक्यूज बेस्ट सोर्स है वो कैब को कवर करने का। अब ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग एडिशनल जितने वर्ड्स मैं आपको सिखा सकती हूँ ना, जितने आप कोई भी सो कॉल्ड कोर्स में सीखते होगे, उसमें सारे के सारे जितने भी एडिशनल वर्ड्स पॉसिबल हैं वो पीवाईक्यूज के थ्रू हम कवर कर रहे हैं, ताकि हम रेलेवेंट मैटर पढ़ें। ठीक है, तो वी आर नॉट सोल्विंग पीवाईक्यूज, वी आर रेफरिंग पीवाईक्यूज टू बिल्ड अप आर वोकैब। समझ रहे हैं आप? हम पीवाईक्यूज को सोल्व नहीं करते हो, करते हैं हम पीवाईक्यूज को रेफर करके हम वोकैब सीख रहे हैं, अबेंडेंस वोकैब हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग बहुत आराम से सीख लोगे।
अभी हम सीडीएस की पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एक बार आपका ग्रामर खत्म होगा ना तो बहुत सारी वोकैब की क्लासेस होंगी। ठीक है, अभी सीडीएस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, फिर हम एनडीए के पीवाईक्यूज भी करेंगे। अभी 2017 वाली शीट चल रही है ना, उसके बाद हम एनडीए वाली भी के भी पीवाईक्यूज करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि वोकैब रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये कह रही हूं, अब ग्रामर कर लिया आपने, वोकैब कर ली, रीडिंग कर ली, अब इन सब करने के बाद आपका मेन पता है दिक्कत कहाँ आती है। बहुत सारे बच्चों को रूल्स ऐसे रटे हुए हैं, एकदम बता देंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आती है, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे आपके? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। एंड प्रैक्टिस में हम सिर्फ वो उगलते हैं जो हमें आता है। और उस प्रैक्टिस सेट का सबसे बेस्ट यूज सबसे बेस्ट फायदा हम तब उठा सकते हैं जब मुझे उसका सॉल्यूशन मिले, उसकी एक्सप्लेनेशन मिले। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? हमारे लिए एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट पार्ट है पूरी तैयारी का। पर्सनली मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके बेसिक्स, ऑफ कोर्स बेसिक्स बिल्डअप आपको करने पड़ेंगे, वो हमारी क्लासेस हो भी रही हैं, कल अनुराग सर की नाउन वाली क्लास हुई थी। बेसिक्स आपको आएगा, उसके बाद सबसे मेन है मार्क्स बूस्टर जो है ना आपका। मार्क्स बूस्टर सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन है कि आप चीजों को अच्छे से समझे कि कैसे क्वेश्चन अगर दिखे तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो ये बात, चलो ठीक है, ये बात आपको क्लास में ही पता चल सकती है, पीडीएफ में कुछ नहीं पता चलेगा, ये बस मैं आपको बता दी थी। चलो लेट्स स्टार्ट। बस दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब हम पेपर, ये फर्स्ट पेपर है, तो मैंने आपको बात की कि एक्सप्लेनेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। सच बता रही हूँ, आप खुद को, आपको खुद को पता चलेगा। आप 20 दिन क्लास लगाइए फुल मार्क्स की और ये ब्रेकफास्ट वाली, आपके मार्क्स में बूस्ट वहीं से आएगा। थ्योरी पढ़ने से कभी मार्क्स में बूस्ट नहीं आता है। ठीक है, चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन गायब नहीं है, ये रहा क्वेश्चन। वो बीच में लाइन नहीं छोड़ रखी थी, तो मे भी आपको लगा हो। ठीक है, चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूंगी, इस पेपर में 40+ जिसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस की बात हो रही है, 40+ जिसके सही है वो ए पे क्लिक करें, 30+ सही है वो बी पे क्लिक करें, एंड 30 से कम जिसके है ना वो सी पे क्लिक करें। जिन्होंने डी, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट जिन्होंने नहीं किया है वो डी पे क्लिक करें। ठीक है, मैं आपको पोल देती हूँ। ठीक है, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोगों को कितना, मतलब क्या लेवल है आपका। अच्छा, आंसर की नहीं थी? अच्छा, ओके। अच्छा, आंसर की नहीं मिला है, ठीक है, तो हमारा पोल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, लास्ट में हम पूछेंगे, लास्ट में आई विल आस्क यू ऑल। ठीक है, लास्ट में पूछूंगी। अच्छा हाँ, आंसर की तुम लोगों को नहीं पता है ना? हाँ, पैसेज के आंसर सब बताऊंगी, लास्ट में हम पूछेंगे। लास्ट तक प्लीज आप लोगों को रुकना है, एंड बता के जाना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। चलो, दिस रिलीजियस गिफ्ट, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स men ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स, क्या होगा? यहां पे एक बार दैट मेक्स men ह्यूमन छोड़ देते हैं। दिस रिलीजियस गिफ्ट इज अलाइव, ये जो रिलीजियस गिफ्ट है वो अलाइव है। अलाइव कब है? अभी भी अलाइव है। अलाइव कब है? अभी भी अलाइव है। ठीक है, तो अलाइव हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब हमें चाहिए। ठीक है, दिस रिलीजियस गिफ्ट इज अलाइव, ये रिलीजियस गिफ्ट कैसा है? अलाइव है। और अलाइव कब है? इज नाउ अलाइव हम बोल सकते हैं, इज स्टिल अलाइव हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड होगा ना, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब कुछ भी रहे, तो इससे पहले जो वर्ड आएगा वो इसको क्वालिफाई कर रहा होगा। और अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब हम बोलते हैं। हम पैसेज सोल्व करवाएंगे अभी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो,
अब आप लोगों को क्या पता ये वर्ड फाइंड आउट करने में दिक्कत हुई हो। देखो, आप लोगों को कैसे अपना टाइम कम करना है, कैसे आपको सोचना शुरू करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जो भी वर्ड हमारा प्लूरल या सिंगुलर बन सकता है, मतलब जिस भी वर्ड के साथ हम ये गेम खेल पाए कि ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ड हो सकता है कि प्लूरल वर्ड हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, या तो हमारा नाउन होगा या तो वर्ब होगा। दो ही चीजें ऐसी हैं जो सिंगुलर प्लूरल बन सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड है इन्वेड, इसका V2 V3 करके देखो। इन्वेडेड इन्वेडेड बनता है ना, इन्वेडेड इन्वेडेड। अगर ये नाउन रहता तो इसका नाउन क्या बनेगा, इन्वेजन बन जाएगा। इन्वेजन, इन्वेजन हमारे पास नाउन होता है, तो इन्वेड हमारे पास क्या होगा, इन्वेड हमारे पास वर्ब होगी, इन्वेड्स हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पता आपको टाइम लगा हो कि इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब है कि ये किसको क्वालिफाई कर रही है, ये एक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है ना। आपको क्या सोचना है, कि इन्वेड्स है, एस आया है, मतलब एस, या ये सिंगुलर प्लूरल की कहानी हो रही है, सिंगुलर प्लूरल की कहानी होगी, नाउन होगा या वर्ब होगा। अब ये देखते कि वर्ब है कि नाउन है, तो जो नॉलेज हमारे पास है उस हिसाब से इसको बना के देखो। इन्वेड को हम इन्वेजन बना देंगे। इन्वेजन हमारे पास नाउन होता है, तो इन्वेड हमारे पास नाउन तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, इन्वेड वर्ब है। अब इसको एक बार और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन्वेडेड इन्वेडेड भी बनता है भाई। हाँ ये भी सही है, इन्वेडेड V2 V3 भी बन रहा है, और नाउन भी नहीं है, और सिंगुलर प्लूरल भी हो रहा है, क्या बचा, वर्ब बचा। ठीक है। चलो, टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। आप लोगों को सफिक्स पता है ना, आप लोगों को सफिक्स पता है, हमारे पास फुल, लेस, ABLE, IBLE, OUS और AL, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो न्यूज़पेपर कैसा है, न्यूज़पेपर फुल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द डिनर दे सर्व द फ्रूट्स, तो दे सर्व द फ्रूट्स, हम लोगों ने ना ऐसा रटा हुआ है कि हमारे पास प्रेपोजिशन ऐसे आता है कि ही इज इन द रूम, है ना, तो हमारे पास इन क्या हो जाएगा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन हमारे पास प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो इनका प्लेस हम सोचते हैं कि किसी भी सेंटेंस के बीच में ही होता है। ठीक है, इन हमारा किसी भी सेंटेंस के बीच में होता है, लेकिन हमारे पास जो प्रपोजिशन है ना वो कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, इसको आप पलट के देखो, इनवेड्स बेयर इन्फिनेटिव कैसे हो जाएगा अनुभव, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इनवेड है, इसमें एस लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूं पहले आप वो सुने, अपना क्वेश्चन बीच में ना रखें, अगर आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है इस समय को तो। आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका, आपके मन में आपका ही क्वेश्चन चल रहा है, और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूं वो नहीं सुन पा रहे हैं आप। ठीक है, दे सर्व द फ्रूट्स, उन्होंने सर्व किया फ्रूट्स, तो दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा, प्रोनाउन है। ठीक है, दे सर्व्ड, तो सर्व हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। फ्रूट्स क्या हो जाएगा, दे सर्व्ड व्हाट, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन और ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर, तो द डिनर हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और एक नाउन को जब हमारे पास एक क्लोज से जो रिलेट करता है, क्लोज से रिलेट करेगा एक नाउन को, तो वो क्या वर्ड बनेगा हमारे पास, आफ्टर क्या बन जाएगा, एडवर्ब हमारे, सॉरी, प्रपोजिशन हमारे पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन बन जाएगा। अब आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो, दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर, यहां पे आफ्टर क्या है, दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर, दे सर्व्ड फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट सर्व किए, तो कब सर्व किए, दे सर्व्ड फ्रूट्स व्हेन, आफ्टर। व्हेन का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास ऐसे वाले वर्ड्स पे सेंटेंस एंड हो रहा है ना, जैसे आफ्टर, इन, ऑन, अंडर, या फिर डाउन, अप, इन सब वर्ड्स पे अगर हमारे पास सेंटेंस एंड हो रहा है, मतलब अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद में अगर नाउन नहीं आ रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा,
एडवर्ब बनेगा। ठीक है। अ, अगर उसके बाद में नाउन नहीं आ रहा है तो एडवर्ब बनेगा, और अगर उसके बाद में नाउन आ रहा है तो क्या बनेगा? प्रेपोजिशन। जैसे ही इज इन, वेयर इज ही, तो हमारे पास क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। अब अगर मैंने इसके बाद में एक नाउन प्रोवाइड कर दिया, ही इज इन द रूम, इसके बाद में मैंने एक नाउन प्रोवाइड कर दिया ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मैंने इस वर्ड के बाद में एक नाउन दे दिया तो प्रेपोजिशन, नाउन नहीं आया या कोई वर्ड नहीं आया तो एडवर्ब। ठीक है। चलो। ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? देखो, आप लोग ये जो हमारा टू है ना, एक सेकेंड, हमारा जो टू है वो दो चीजें बन सकता है, या तो प्रेपोजिशन बन सकता है, या तो हमारा ये क्या बन सकता है? इन्फिनेटिव बन सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, एक बार ना एग्जाम में ऐसे करके आया था, सिर्फ इस टू के नीचे अंडरलाइन आ गई थी, तो टू के नीचे अंडरलाइन होगी तो वो इन्फिनेटिव नहीं होता है। टू प्लस वी1 दोनों हमारे पास इन्फिनेटिव होते हैं, लेकिन क्या करें? अब अगर हमारे पास पेपर में ऐसा वर्ड आ जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऐसा तो है नहीं, पेपर में तो लड़ाई करने बैठेंगे नहीं कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत बना दिया, बाद में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर टिक करना पड़ेगा। तो हमें कैसे सोचना है? देखो, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव टू प्लस वी1 होता है। इसका मतलब अगर इस टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या है? इन्फिनेटिव है। अगर इस टू के बाद में कोई नाउन, प्रोनाउन या जिरंड आ रहा है, या फिर आप सिर्फ ये याद रख लो, टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो इन्फिनेटिव, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई तो हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन। क्योंकि प्रपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन और जिरंड बन सकता है। ठीक है। तो जब भी अकेले टू के नीचे अंडरलाइन आ जाए ना, तो आप लोगों को क्या सोचना है कि टू के नीचे अंडरलाइन है तो टू के बाद वाला वर्ड हमें बताएगा कि वो प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है कि इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है। तो टू प्लस वी1, चलो इसमें तो हमने बहुत मतलब टू प्लस वी1 दोनों के नीचे दे रखा है तो हमारे पास इन्फिनिटिव हो जाएगा, बहुत डायरेक्ट आप टिक कर दोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे आता है कि आया हुआ है, ठीक है, सिर्फ टू के नीचे अंडरलाइन देगा। टू के नीचे जब अंडरलाइन देगा तो हमें ये देखना है कि इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनिटिव है, अदरवाइज प्रेपोजिशन है। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? व्हाट, अरे प्रोवर्बियल फ्रेज कुछ नहीं होता है, आप लोगों को परेशान करने के लिए लिखा है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। प्रोवर्बियल फ्रेज कुछ नहीं होता है। प्रोवर्ब का मतलब हमारे पास मुहावरा होता है, मुहावरे वाली फ्रेज कुछ नहीं होता है। नॉर्मल हमारी फ्रेजेस होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रोवर्बियल फ्रेज नहीं होता है। ट्वेल्थ का देखो, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन। द क्या है? आर्टिकल। बिगेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। व्हाट इज द रीजन? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का रीजन मुझे बताना है। ये हमारे पास एक नाउन हो गया। एक नाउन को जब एक क्लोज से रिलेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। चलो, बहुत लल्लू लाल, प्रो मैक्स, इजी पीजी, जो भी वर्ड इसको दूं मैं, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलोडोशियस क्वेश्चन। क्या होगा बताइए? एल वाई, एल वाई वाले वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। कुछ भी नहीं सोचना, दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आप में दिमाग नहीं है तो भी क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है। एल वाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब हमारे पास होते हैं। ठीक है। एवरीवन डिसलाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज मैनली नेचर। अरे मैम, अभी अभी तो आपने बोला कि एलवाई वाले वर्ड सारे एडवर्ब होते हैं, तो बेटा जी देयर इज एन एक्सेप्शन, जो चलो सीख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास नाउन प्लस एलवाई है तो हमारे पास एडजेक्टिव होगा, और अगर हमारे पास
एडजेक्टिव प्लस एल वाई है तो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा, एंड 99% यही चांस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है तो आप एडवर्ब टिक करें हमेशा। ठीक है, और अगर आपका दिमाग चल रहा है तो थोड़ा पुष्टि कर लें। आप पुष्टि कैसे करेंगे, इन इन डिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, टेबल में ए बी एल ई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हमने क्या बनाया, एडवर्ब बनाया। क्लियर। अब देखो, मेन, मेन हमारे पास क्या होता है, मेन हमारे पास नाउन होता है, मेन में एलवाई लगा दिया, क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। अब ये जो एडजेक्टिव जो बनते हैं ना एलवाई लग के, ये बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या मैं लिखवा दूं तुम लोगों को, जो तुम लोगों को रटने की आदत हो गई है ना, जिसको रटने की आदत हो गई है आप रट भी सकते हो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटने की आदत हो गई है तो चलो। हमारे पास कौन कौन से, एक फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, फ्रेंड इज अ नाउन, फ्रेंडली हमारा पास हो गया। ईयर इज अ नाउन, ईयरली हमारे पास हो गया। मंथ इज अ नाउन, मंथली हमारे पास हो गया। फ्रेंडली, ईयरली, मंथली, मैनली, वुमनली, बस, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है। लवली हमारे पास हो जाएगा, लव, लव इज अ नाउन ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लवली हो जाएगा, व्हाट अ लवली सरप्राइज इट इज। ठीक है, तो ऐसे आप मतलब कर सकते हो कि पहले इस वर्ड को तोड़ के देख लो कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, ब्यूटीफुली नहीं होता है। ठीक है, चलो, फ्रेंडली, ईयरली, मंथली, मैनली, वुमेनली आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। चलो, तो मैनली हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा। चलो, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर लुक्स, क्या होगा, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर लुक्स, पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए ना हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर हमारे पास इज एम आर के बाद में या फिर वोज वर्ग के बाद में, सुनो ध्यान से बहुत ज्यादा, इज एम आर वोज वर्ग के बाद में अगर वी थ्री आ रहा है, तो अगर पैसिव है, ऐसे सोच लो कि पैसिव है तो पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, पैसिव में भी पी आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी पी आ रहा है, पैसिव है तो ये वी थ्री वर्ब है, अगर ये सेंटेंस एक्टिव है तो हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पैसिव है तो वर्ब है, एक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एरर्स वाले, आपके मतलब बेसिक्स वाले हैं, लेकिन आपको दिमाग लगा के मजा आएगा। ठीक है, चलो, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। पहली बात कल ही अनुराग सर ने पढ़ाया, आईज इन्फेक्शन नहीं होगा, आई इन्फेक्शन नहीं होगा ना, आई इन्फेक्शन हमारे पास सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल। चलो एरर फाइंड आउट करते हैं, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल हमारे पास होगा, यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो देयर आर सम वर्ड्स जो हमेशा अपने बाद में जिरंड लेते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ड्स विच टेक जिरंड। क्या होगा हमारे पास, इंजॉय हमारे पास होता है, इंजॉय होता है। ठीक है, एक सेकेंड, एक तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, ऊपर से ये पेन टैब हरकतें करने लग जाता है। तो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि अपने बाद में जिरंड लेते हैं। ठीक है, तो कौन से वर्ड्स हैं वो हमारे पास, इंजॉय हमारे पास हो गया, इंजॉय हो गया, माइंड हमारे पास है, प्रेफर है, अवॉइड है, वर्थ है। ठीक है, वैसे तो इंजॉय, अवॉइड, माइंड ही पूछता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास कौन से हैं, इंजॉय है, माइंड आपके पास इंपॉर्टेंट है, और अवॉइड आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीन क्वेश्चन पे ही बनता है। ठीक है,
ठीक है, तो इंजॉय, माइंड, प्रेफर, अवॉइड और वर्थ, तो ये सब वर्ड आपके पास जब आ जाए ना, तो इनके बाद में कभी भी इन्फिनेटिव आपको यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? जिरंड आपको यूज करना है। जैसे ही इंजॉय स्विमिंग, आई डजेंट माइंड गोइंग देयर, आई डजेंट कह रही हूं, आई डू नॉट माइंड गोइंग देयर। ही प्रेफर स्विमिंग टू एनीथिंग, मान लो ही प्रेफर स्विमिंग टू रीडिंग। ठीक है, तो हमारे पास जैसे यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल, दिस इज वर्थ सीइंग, यह देखने लायक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद में जिरंड लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ। प्रेफर के बाद में टू आता है, लेकिन अगर वर्ब आ जाएगी ना तो हमें वो लगाना है, टू लगाना है। एक बार प्रेफर वाला आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, देखो। ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, वह प्रेफर करता है, मतलब कॉफी प्रेफर करता है टी से के कंपैरिजन में, है ना। अब अगर यहाँ पे हो कोई आईएनजी वाला वर्ड, ही प्रेफर्स वॉक टू रीड, नहीं हम करेंगे। ही प्रेफर्स वॉक टू रीड हम नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रीडिंग, ये मैं बोलना चाह रही थी। जब प्रेफर के साथ कंपैरिजन वाला जो वर्ड आता है ना, वो तो टू आता है। लेकिन अगर हमारे पास ये नाउन अगर रियल नाउन आया है तो सही है, बट अगर रियल नाउन ना आए तो हमें जिरंड यूज करना है। मैं बस इतना बोलना चाह रही थी। ठीक है, चलिए। हाँ, दोनों फॉर्म आईएनजी में आएंगे। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। अब आपको इसमें लगेगा कि नो एरर है, कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन देर इज एरर इन दिस। ही है, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा? टू बोस्ट ऑफ हमारे पास होगा इस सेंटेंस में। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को यहां पे लिख के दिखाती हूँ 17th वाले के लिए। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, ये हमारे पास कैसे सिस्टम चलता है? ठीक है, इसके लिए ऐसा होता है, अगर हमारे पास कोई नाउन है, अगर मेरे पास कोई नाउन है और उसके बाद में अगर मेरे पास इन्फिनिटिव आ गया ना, तो मुझे यहां पे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देखो। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, पेन को नहीं लिखना है। अब देखो इसका मतलब क्या बन रहा है? आई हैव अ पेन टू राइट, यहां पे ऐसे हो सकता था, आई हैव अ पेन टू राइट, मेरे को एक पेन लिखना है, पेन नहीं लिखना है। आई है, मेरे पास एक पेन है जिससे मैं लिख सकती हूं, मेरे पास एक पेन है जिससे मैं लिख सकती हूं। आई हैव अ पेन टू राइट विद, तो आई हैव अ पेन टू राइट विद हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। देर आर, देर आर नो बेड्स टू स्लीप, बेड्स को नहीं सोना है, ऐसे कोई बेड नहीं है जिसमें सोया जा सके, तो देर आर नो बेड्स टू स्लीप इन। ठीक है, ऐसे बेड्स, ऐसा कोई बेड नहीं है क्या है जिसमें सोया जा सके, तो देर आर नो बेड्स टू स्लीप इन। आई हैव अ पेन टू राइट विद, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, तो क्या होगा हमारे पास? ही रोज नहीं होगा, रेज्ड होगा। ठीक है, राइज नहीं होगा, रेज्ड होगा। अब देखो 18th क्वेश्चन है ना, 18th क्वेश्चन में बी आंसर है। मैं 18th क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ सबसे लास्ट में। अच्छा, यहाँ पे भी पेज खाली नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कर देती हूँ। 18th क्वेश्चन देखो, अब आप लोगों को कहाँ कहाँ पे अलर्ट होना है। इन होगा, स्लीप इन होगा, ये मैं प्रपोजिशन वाला एरर आपको फिर कभी बताऊंगी कि क्यों ऑन नहीं हुआ। ठीक है, इन और ऑन में क्या डिफरेंस है? देखो,
अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम वो अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, इसलिए इन और ऑन में बेड इन होता है वहां पे। ठीक है, अगर आप दीवान यूज करते हो ना, देखो दीवान यूज करते हो, तो दीवान क्या है, दीवान इज नॉट एन एरिया। देखो ऐसा कोई बेड होता है ना जिसके पीछे वाला ये होता है सिंहासन जैसा जो बेड होता है ना, जो हमारा बेड होता है, जिसपे ऊपर की तरफ ये निकला हुआ होता है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो उसके अंदर हम बैठते हैं। ये जो एक पूरा एरिया हो गया उसके अंदर हम बैठते हैं ना, तो बिस्तर में हम सोते हैं, उस बिस्तर के अंदर। और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया बन रहा है बाहर बाहर से, जिसमें सिराना लगा हो, ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है, इन। बट अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बेड हो, नॉर्मल ऐसा बेड हो, ठीक है, जिसमें ये ऊपर ऊपर की तरफ ना निकले हुए हो, तो उसकी हम सरफेस पे बैठे, उसके अंदर नहीं बैठे हुए हैं हम, तो इस दीवान के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा बेड हो जिसमें ऊपर की तरफ ये नुकीले नुकीले निकले हुए हो और उसके अंदर हम बैठ रहे हैं, उस पर्टिकुलर बेड के अंदर बैठ रहे हैं ना, उसके अंदर, हाँ सोफा, ऑन सोफा हो जाएगा, आई एम सिटिंग ऑन सोफा हो जाएगा। इन द बीन बैग आप कर सकते हो, बीन बैग के अंदर घुस के आप बैठे हो। ठीक है चलो, ये प्रपोजिशन वाले में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन देखो, आपको कहां कहां पे अलर्ट होना है। अब आप लोग पकड़ ही नहीं पाए होगे कि यहाँ पे रोज वाला एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम फिक्स वर्ब्स का, हमेशा उन वर्ब पे एरर बनता है जिनको लेके हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। चेयर के साथ इन ऑन दोनों लग सकता है, अभी प्रेपोजिशन नहीं, अभी हम एरर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है ना, उन पे हमेशा एरर पूछता है, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है, अब देखो जैसे एक वर्ब हमारे पास होता है राइज, आप लोगों को याद करने की भी दिक्कत नहीं होगी, आप ये समझिए, राइज, राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब उठना या बढ़ना होता है ना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक मिनट, देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइज का मतलब क्या होता है, अपने आप से उगना या ऊपर की ओर बढ़ना। सूर्य अगर उदय हो रहा है मतलब सूरज ऊपर की ओर उठ रहा है, बढ़ रहा है, तो राइज का मतलब क्या होता है, उठना ऊपर की ओर या फिर बढ़ना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, राइज का क्या होगा, रोज और राइजन होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक है रेज। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं रेज योर हैंड, अब आपका हाथ अपने आप उठ गया क्या, अपने आप नहीं उठा ना, आपने अपना हाथ उठाया। रेज योर हैंड है ना, हमें क्लास में हम टीचर्स बोलते थे रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, है ना। तो रेज का मतलब क्या होता है, उठाना या फिर बढ़ाना, ऊपर की ओर उठाया ना, ऊपर की ओर मैंने बढ़ाया है अपना हाथ। तो रेज का मतलब क्या होता है, उठाना, किसी और के द्वारा वो काम होता है। और राइज का मतलब क्या होता है, अपने आप उठना। ठीक है, तो रेज का V2 V3 क्या बनेगा, रेज्ड, रेज्ड हमारे पास बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये पहला हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, दूसरा, ये पहला हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ब्स हो गई। दूसरा पेयर हमारे पास बनता है, एक होता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट बुक, मैं वो बुक नहीं ढूंढ पा रही हूं। ठीक है, तो फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना। तो इसका V2 V3 क्या होता है, फाउंड, फाउंड। अब हम लोगों को ये बताया गया है स्कूल स्कूल में कि फाउंडेड, फाउंडेड कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक बेस वर्ड है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है सेटअप करना, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, स्थापित करना। एक सेकंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। उसका V2 V3 क्या बनता है, फाउंडेड, एन है ये, फाउंडेड, फाउंडेड हमारे पास बनता है। ठीक है, तो फाउंड का मतलब इस्टेब्लिश करना होता है, फाउंडेड, फाउंडेड हमारे पास बनता है। एक और हमारे पास होता है लाई लाई ले वाला होता है, वो कभी नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो बता दूंगी।
लाई लाई ले वाला तीनों होते हैं, वो भी बता दूंगी। आज सिर्फ इतना ध्यान रखें। राइज का मतलब होता है उठना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, उठाना। रेज योर हैंड हमारे पास होता है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। फाउंड फाउंड होता है। और फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना। फाउंडेड फाउंडेड हमारे पास होता है, ठीक है। चलिए। तो अभी हमारे पास क्या है। हम्म। ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट, वो इतना ज्यादा उत्सुक था कि उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, है ना। तो उठाए के लिए क्या होगा, रेज्ड हमारे पास हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को कि कहाँ पे एरर। अब देखो, तो जब भी आपको पेपर में रोज राइज रेज राइजन ये सब वर्ड्स का गेम दिख जाए ना, तो आपको तुरंत अलर्ट होना है कि कौन से वाला इसने यूज किया है, और आपको वो दिमाग लगा के फिर लिखना है। अच्छा, राइज का मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, उठता है तो रोज राइजन होता है। यहाँ पे उठाया गया है कि बढ़ाया गया है, ऐसे आपको दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। वो गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन जो पला बड़ा है वो एक अमीर फैमिली में पला बड़ा है। तो क्या होगा, पहली बात तो बोर्न नहीं होता है, ठीक है, बोर्न होता है। बोर्न, बोर्न टू पुअर पेरेंट्स होगा, गरीब माँ बाप के घर में। पुअर पेरेंट्स का पैदा नहीं हुआ है। ऑफ का मतलब तो अधिकार बताने के लिए हम करते हैं ना। बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, पुअर पेरेंट्स का पैदा हुआ है नहीं ना। पुअर पेरेंट्स के घर में, पुअर पेरेंट्स से पैदा हुआ है। ठीक है, तो बोर्न टू पुअर पेरेंट्स हमारे पास होगा। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग देख लेना यार प्लीज अभिषेक। ठीक है। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। एक इंसान को वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए जो भी उसकी लाइफ में आती है। सबसे पहले तो हमारे पास, ये मैं बताती हूं कि अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वैसे अनुराग सर पढ़ाएंगे आपको प्रोनाउन वाला चैप्टर। बट रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सारे सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड, सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड। और उसके बाद में अवेल हमेशा अपने बाद में ऑफ लेता है, अवेल ऑफ। ठीक है, अवेल ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ हमारे पास हो जाएगा। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। देयर आर सम वर्ड्स जो हमेशा अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, वो मैं कभी फिर से करवा दूंगी, या फिर अभी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी यहाँ पे बहुत गचड़ पचड़ हो रहा है। ठीक है। एक्विट हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, वॉश हो गया, ये सब वर्ड्स होते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि अवेल हमारे पास एक ऐसी वर्ब है, वन मस्ट अवेल, है ना। एक इंसान को अवेल करना चाहिए। तो हमारे पास एक नियम है, एक रूल है हमारे पास। तो अवेल, अवेल के बाद में क्या होता है, सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स लगते हैं। अवेल हमेशा अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है। अवेल अपने बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और अगर अपने बाद में preposition लेगा तो ऑफ preposition लेगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार अवेल के बाद में टू लगा के दे देगा, अवेल हरसेल्फ टू लगा देगा, तो आप वहां भी फंस जाओगे। तो आपको जब अवेल वर्ड दिखे तो आपको दो बातों पे ध्यान रखना है कि अवेल के बाद में एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, और उसके बाद में जो हमारे पास preposition होगा वो ऑफ होगा। ठीक है, तो वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ वर्ड्स, अच्छा ये हटा देती हूँ प्रेफर वाला, यहां पे लिख देती हूँ। हाँ, एंजॉय भी होता है। हम्म। सम वर्ड्स विच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लेते हैं, क्योंकि असली अगर उसके पास ना, अगर उस वर्ड के बाद में अगर असली नाउन नहीं आया है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, तो वो कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, डन। नेक्स्ट टाइम से ना मैं खुद से ही दो तीन पेजेस ऐड कर लिया करूंगी जहां पे आई विल एक्सप्लेन एक्स्ट्रा थिंग्स टू यू। ठीक है। सम वर्ड्स विच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास होते हैं, अवेल हमारे पास होता है, एक्विट होता है, एंजॉय होता है। अवेल का मतलब होता है अपने आप,
को अवेलेबल करवाना, अपने आप को उपलब्ध करवाना। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, इंजॉय हमारे पास हो गया ना, वॉश हो गया, एब्सेंट हो गया। ठीक है, इतने ही याद कर लो। आएगा तो अवेल, अवेल वाला ही बहुत कॉमन होता है हमारे पास। ठीक है, अवेल, एक्विट, इंजॉय हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो, आप लोग बोलोगे कि मैम इंजॉय के बाद में तो नहीं लगाते हैं, इंजॉय तो डायरेक्ट भी हो सकता है। अभी आप ये समझिए, देखो एग्जाम्पल देखो, ही इंजॉयड व्हाट, उसने क्या इंजॉय किया। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, किसी को एब्सोल्व कर देना, किसी को पे जो आरोप लगाए है ना, उस इंसान को उससे बरी कर दिया। एक्विट एक्सोनरेट वाला ही है। ठीक है, ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड द ट्रिप। क्या मैं यहां पे कुछ लगाऊंगी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ द ट्रिप मेरे को करना पड़ेगा क्या। इंजॉय वर्ब है, वर्ब के बाद में इसको नाउन मिल गया, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया, कब इंजॉय किया, ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान इंजॉय किया, तो क्या इस वर्ब का मेरे पास ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे ही इंजॉय ड्यूरिंग द ट्रिप, यहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि उसने ट्रिप के दौरान इंजॉय किया, है ना। लेकिन उसने क्या एंजॉय किया ये मुझे यहां पे नहीं पता चल रहा है, तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये गलत है, यहां पे मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रिप मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये अपने बाद में क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेते हैं। हाँ प्रशांत, चलो, हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव द लेटर सेंड, हमारे पास हैज, हैव, हैड क्या लेते हैं, हैज, हैव और हैड। अगर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो हमेशा इनको V3 चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंड नहीं होगा, सेंट हमारे पास हो जाएगा, सेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, अब तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहीं खो गई थी क्या जो 1950 में हम ढूंढ के लाए, नहीं ना। यूनिवर्सिटी को हमने बनाया, इस्टेब्लिश हमने किया, तो क्या हो जाएगा, फाउंडेड हमारे पास हो जाएगा। तो बी में दिक्कत है। चलो, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो हम हमेशा सिंपल पास्ट यूज करते हैं जब हमारे पास टाइम पे एम्फेसिस होता है। ठीक है, टाइम पे एम्फेसिस होता है ना, तो हम हमेशा सिंपल पास्ट यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं, हैड पास्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगेन, ठीक है, ये तो हमारे पास एक रूल है। ठीक है, लेकिन आप लोग रूल मत रटिए, आप मुझे ये बताओ, 2 years अगो, 2 साल पहले वो काम हो गया ना, अगर वो काम 2 साल पहले हो गया तो मैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज कर रही हूं। हैज और हैव हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है ना। आई है पास्ट, अगर यहाँ पे 2 years अगो, 2 साल पहले वो काम हो गया है, तो मैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करूंगी, नहीं करूंगी। तो एक तो ये रीजन है कि यहाँ पे कभी हैव हो नहीं सकता, और दूसरा जब भी टाइम गिवन होता है तो हमारे पास सिंपल पास्ट यूज होता है। ठीक है, तो आई पास्ट द एग्जामिनेशन होगा, हैव को काट दो, आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 years अगो। हैड नहीं हो सकता है हमारे पास, हेड प्लस V3 हमारे पास पास्ट परफेक्ट है ना, और पास्ट परफेक्ट रिलेटिव पास्ट होता है। जब पास्ट में ही दो एक्शन होते हैं ना, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, या फिर कंडीशनल में हम यूज करते हैं। ऐसे नॉर्मल जब भी एक सेंटेंस गिवन होता है ना, हमारे पास एक क्लोज जब गिवन होती है, तो हम परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है क्या, आपको समझ आया मैंने क्या बोला। हम जो परफेक्ट वाला वर्ड है ना,
जो हेड प्लस V3 है वो हम रिलेटिव पास्ट होता है हमारे पास, तो कभी भी जब सिंगल क्लोज होती है ना तो परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव पास्ट है। तो दो जब हमारे पास एक्शंस हो रहे होंगे ना पास्ट में, या तो तब यूज होता है, या तो फिर थर्ड कंडीशनल होता है तब यूज होता है। और आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में लिख के अच्छे से बताऊंगी, अभी यहाँ पे उसकी रेलेवेंस नहीं है, बट जिसको डाउट है तो उसके लिए मैंने बताया है। ठीक है। सिंस ही ज्वाइंट दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, इसका क्या मतलब है? जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक उसने कोई भी ब्राइब नहीं ली है। अब देखो, उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन किया, ये उसका ज्वाइनिंग टाइम है। ठीक है। तब से लेकर अब तक, आज वाले प्रेजेंट टाइम तक, तो ये हमारे पास एक ड्यूरेशन बन गई ना, हमारे पास ड्यूरेशन बन गई। और जब हमारे पास ड्यूरेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? या तो हम परफेक्ट यूज करेंगे, या तो परफेक्ट यूज करेंगे, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। ठीक है। तो सिंस से ज्वाइंट दिस पोस्ट, जब से उसने ये पोस्ट को ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक उसने कोई ब्राइब नहीं ली है, तो क्या होगा? ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्या होगा? ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन हमारे पास हो जाएगा, उसने कोई ब्राइब नहीं ली है। ठीक है। अब देखो, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990, अब आप लोग बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? अभी अभी बताया, जब भी समय दिया गया है, जब भी हमारे पास टाइम पे एम्फेसिस है, तो क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट यूज करेंगे, हैव पास्ट नहीं होगा। ब्रावो, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अभी जितने भी ब्रेकफास्ट वाले सेशंस है ना हमारे, मैं बहुत आराम से हर एक चीज को बहुत डीपली क्लियर करते हुए चलूंगी। ठीक है। कोई टाइम बाउंड, कोई टाइम प्रेशर नहीं होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में जितना हम वाइड जा सकते हैं ना हम उतना करेंगे। जिस तरीके से आई टीच हियर इन सुपर 100 ना, बहुत आराम से हर एक चीज को खोल खोल के जो हम पढ़ते हैं उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन आप 9-10 टेस्ट के बाद में देखना आप लोग एक्सप्लेन करने लग जाओगे। ठीक है। चलिए, डन। अब बताओ, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज दे रियलाइज्ड दैट दे डैश। उन लोगों को ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा। उन लोगों को शर्मिंदगी फील हुई जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें चीट किया गया है। पहली बात तो, दे फेल्ट ह्यूमिलेट, दे रियलाइज्ड है। ध्यान से सुनो, दे रियलाइज्ड है, रियलाइज है मतलब V2 है। अगर हमारे पास एक सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो हम पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में रखेंगे, तो हैव नहीं होगा, वर्ड टू बी चीटेड कुछ होता ही नहीं है। दे हैड बीन चीटिंग, वो चीटिंग नहीं कर रहे थे, उन्हें चीट किया गया था। ठीक है। तो दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज, उनको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें चीट किया गया है। दे हैड बीन चीटेड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। क्या होगा? क्या होगा? स्पीक हमारे पास हो जाएगा। तो हम टेल अ लाई बोलते हैं, ही वॉज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा था। एंड स्पीक ट्रूथ, वी शुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है। तो सच बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सच बोलने के लिए हम स्पीक यूज करते हैं, और झूठ बोलने के लिए टेल यूज करते हैं। ठीक है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स हमारे पास हो जाएगा, है ना? मजेदार क्वेश्चन। ठीक है। अरे स्पीक ट्रुथ के लिए हम स्पीक यूज करते हैं ना, तो फिर ये डाउट ही नहीं आना चाहिए कि अट्टर क्यों नहीं हुआ, से क्यों नहीं हुआ। जब बोल दिया कि ट्रुथ के लिए स्पीक यूज होता है, तो ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्या क्यों होगा? ठीक है। चलो, द प्लेन टच डाउन एट हेथ्रो एट 6 PM ऑन शेड्यूल, कि एकदम शेड्यूल पे थी वो चीज। क्या होगा?
नो इम्प्रूवमेंट, ये ऑप्शन भी देख लो। द प्लेन टच डाउन एट हेथ्रो एट 6 p.m. 6 बजे प्लेन ने टच किया एकदम समय पर। ऑन शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एज शेड्यूल्ड। जिस समय पर वो चीज शेड्यूल्ड थी ठीक उसी समय पर। ठीक है चलो। द समर हैज सेट आउट एंड द डेज आर गेटिंग वार्म। तो क्या होगा? सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है? टू बिगिन एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। किसी चीज की शुरुआत होती है और वो चीज थोड़े टाइम तक तो कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हमारे पास समर आई है, अगर गर्मियां आई हैं तो कुछ महीने तो रहेंगी ना गर्मियां। ऐसा नहीं है कि आज गर्मी आई और कल चली गई, है ना। तो सेट इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत होती है और वो कुछ समय तक रहेगी वहां पे। ठीक है, सेट इन। और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बिगिन अ जर्नी। किसी जर्नी की शुरुआत करना, टू बिगिन अ जर्नी। ठीक है। और सेट अप का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। बाय क्यों होगा? बाय शेड्यूल का मतलब है कि शेड्यूल से पहले ही। जैसे आई विल कम हेयर बाय 4 p.m., इसका मतलब 4 बजे से पहले ही मैं आ जाऊंगी। आई विल कम एट 4 p.m., मतलब पूरे पूरे 4 बजे आऊंगी, समय पर आऊंगी। तो वो थी ना, वो एकदम शेड्यूल के हिसाब से थी, ऑन शेड्यूल, पूरे फिक्स टाइम पर थी। ठीक है, ऑन शेड्यूल सही है। चलो। शी कुडंट हेल्प बट लाफ। सेट आउट का मतलब भी बिगिन अ जर्नी ही होता है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस था, स्पीक एंड टेल वाले के जैसे। शी कुडंट हेल्प, लाफिंग हमारे पास हो जाएगा। देखो, हमारे पास कुछ कांट हेल्प, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प। ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कांट स्टॉप या फिर कुडंट स्टॉप। कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कांट स्टॉप, कुडंट स्टॉप, ये हमारे पास फ्रेजेस होती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये सारे के सारे जो हमारे पास फ्रेजेस होती है ना, इनके बाद में हमेशा हमारे पास क्या यूज होता है? जिरंड होता है। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रख लेना। ठीक है। ये हमारे पास जो, अगर ये फ्रेज मुझे मिले, कांट हेल्प एक साथ मिले, ठीक है, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, ये पूरी फ्रेज फिक्स फ्रेज है। ठीक है। फ्रेज का मतलब ये यही वर्ड्स का ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है। कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कांट स्टॉप, कुडंट स्टॉप, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। तो ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं। जैसे अभी अभी आप लोग रट के आए हो ना, कि माइंड अगर हमारे पास हो, इंजॉय अगर हमारे पास हो, तो जिरंड होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये फ्रेजेस हो तो हम क्या यूज करते हैं? इनके बाद में जिरंड यूज करते हैं। तो कुडंट हेल्प अपने बाद में क्या लेता है? अ, जिरंड लेता है, तो लाफिंग हमारे पास हो जाएगा। कुडंट हेल्प का मतलब है कुडंट स्टॉप, वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकी। ठीक है। वो वह अपने आप को हंसने से नहीं रोक सके। शी कुडंट हेल्प लाफिंग, मतलब अपने आप को हंसने से न रोक सकना ही यहाँ पे मतलब होता है। नहीं, लुक फॉरवर्ड टू ही होता है, फिर इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं इस वर्ब के हिसाब से। लुक फॉरवर्ड टू लुकिंग भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? चलो। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। क्या होगा? मतलब आई एम सॉरी बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं। तो बिलीव का आईएनजी नहीं बनता है। क्या होगा? बट आई डू नॉट बिलीव व्हाट यू से, मुझे उस बात पे विश्वास नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है। चलो। हिज वॉइस वॉज रफ एंड ग्रेवली एज दो हिज थ्रोट हैज हैड सफर्ड एन इंजरी। चलो। एज दो हिज थ्रोट हैज हैड सफर्ड। अब देखो, हिज वॉइस वॉज रफ एंड ग्रेवली। वॉज है, इसका मतलब क्या है? वी टू है। वी टू का मतलब क्या है? पास्ट में है। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में अ, हम अगर हमारे पास एक सेंटेंस में एक क्लोज अगर पास्ट में है, तो दूसरी क्लोज भी हमारे पास पास्ट में ही होगी। ठीक है। तो हैज हैड तो होगा नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वुड हैव सफर्ड क्यों होगा? वुड हैव प्लस वी थ्री तो तब होता है एक साइड हेड प्लस वी थ्री हो और दूसरी साइड क्या हो?
वुड प्लस हैव प्लस V3 तो तब होता है, थर्ड कंडीशनल है हमारा, थर्ड कंडीशनल है ये हमारा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हैड हैड क्या पता किसी को लगे, लेकिन हैड हैड नहीं होगा, हैड सफर्ड होगा। ठीक है, हैड हैड सफर्ड क्यों नहीं होगा, अच्छा ये बताओ। हैड, हैड के बाद में एक हैड आ गया, मतलब ये V3 है, तो हैड हैड और सफर्ड, सफर्ड भी V3 है। हिज थ्रोट हैड हैड, हिज थ्रोट हैड सफर्ड एंड इंजरी। हैड हैड दो बार क्यों करेंगे, ऑलरेडी अगर मेरे पास V3 है तो मुझे सिर्फ एक हैड की जरूरत है। ठीक है, तो हैड हमारे पास हो जाएगा, हेड प्लस V3 हमारे पास परफेक्ट होता है। यहां पे ऐसे हो सकता था, हिज थ्रोट हैड एन इंजरी, उसके थ्रोट को एक इंजरी हो गई। ठीक है, तो हेड प्लस V3 हमें चाहिए, V3 ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमें सिर्फ हेड करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स टाइम द 6 years और द 6 year old इज लर्निंग। जब भी हमारे पास एक सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, या फिर इट्स अबाउट टाइम, अगर ये सब वर्ड्स होते हैं तो क्या लगता है, V2 हमारे पास होता है, तो क्या हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो, क्या होगा, टू हमारे पास होगा, टू। ठीक है, इसके लिए प्लीज वेट फॉर 111 वाली क्लास, उसमें बहुत बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा कि बोथ कहाँ यूज होता है, टू कहाँ यूज होता है, ऑल्सो कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ये सस्पेंस में रखते हैं, ये थोड़ा मिस्ट्री रखते हैं। ठीक है, वहां पे आपका ये रूल क्लियर होगा। चलो ठीक है, चलो, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, ये बताओ। हैड सफर्ड परफेक्ट है भूमिका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, गूगली क्वेश्चन था ये। दिस क्वेश्चन इज गूगली क्वेश्चन, आपको फंसाने के लिए। आपको इसका रूल पता है, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इसका रूल पता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो। अच्छा देखो, आई एम यूज टू, अगर मैं एम मेरे पास वर्ब है, इसका मतलब यूज टू हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनो, यूज टू हमारे पास होता है मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब होता है और क्या होता है, पास्ट की हैबिट बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है, मॉडल वर्ब होता है यूज टू। ठीक है, लेकिन ये एक और भी चीज बन सकता है, दूसरी चीज ये क्या बन सकता है, ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, अब अगर इस यूज्ड टू से पहले, यूज टू से पहले कोई वर्ब आ गई, इसका मतलब यूज टू मॉडल वर्ब नहीं बन सकता। तो अगर यूज टू से पहले अगर कोई वर्ब आ गई, इसका मतलब यूज्ड टू क्या है, इसका मतलब यूज्ड टू एडजेक्टिव है। ठीक है, यूज्ड टू एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को एक नाउन चाहिए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग हम बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार मुझे ये बताओ, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। क्या हमारे पास हार्डवर्क एक नाउन है, हार्डवर्क नाउन है ना, अगर हार्डवर्क ऑलरेडी नाउन है तो एडजेक्टिव को अपने बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन तो है ही, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हमारे पास होगा। ठीक है, अब देखो, अगर यहां पे ऐसे होता, आई एम यूज टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है, वर्क क्या है मेरे पास, अरे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। बट अब आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो सुबह सुबह तो दिमाग पे बॉम्बार्डिंग होना चाहिए ना। अब क्या है, वर्क हार्ड कोई नाउन नहीं है, वर्क क्या है, वर्क तो वर्ब है, और वर्ब एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नाउन बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगा के क्या बनाएंगे, जिरंड बनाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड, बट आई एम यूज टू हार्ड वर्क, समझ गए, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड
बट आई एम यूज टू हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नो इम्प्रूवमेंट हमारे पास होगा इसमें, क्योंकि हार्डवर्क इटसेल्फ इज अ नाउन, और हमें एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए। हम आईएनजी इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको नाउन बना सकें। अगर असली वाला नाउन आ जाएगा तो दिक्कत ही क्या है। ये तो असली नाउन है, हमें आईएनजी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूज्ड टू के बाद में यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए। अगर ये ऑलरेडी नाउन है तो हम आईएनजी क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब होगी तो हम आईएनजी बनाते हैं। ठीक है, चलो। एक कह रहा है मेरा यही ठीक था, याहू। सीडीएस के पेपर में सिर्फ एक वही क्वेश्चन ठीक करके आया हूं जो सबका गलत हुआ है, चाहे पेपर क्लियर ना हुआ हो, लेकिन एकदम तगड़े क्वेश्चंस करके आया हूं। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन भी कर लिया करो यार। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का गलत होने वाला है। आसान क्वेश्चन कभी गलत मत करना। ठीक है, देखो आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, आपका पेपर ना कभी भी इस बात की वजह से नहीं रुकेगा कि आप कोई टफ क्वेश्चन गलत करके आए हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो वैसे भी किसी से नहीं बन रहा है ना। पेपर तो आपका तब नहीं निकलता जब आप आसान क्वेश्चन भी गलत करके आए हो, क्योंकि बाकियों के वो क्वेश्चन सही हो गए, बाकी लोग आपसे आगे निकल गए। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो बेस्ट एम बेस्ट है, बट अगर ना हो तो फिर दिक्कत है। चलो, क्या क्लोज टेस्ट को एक्सप्लेन करने की नीड है? एक बार मैं आंसर्स बताती हूँ। क्लोज टेस्ट बहुत आसान था ना। एक मिनट में पोल देती हूँ, आप जैसे बोलोगे ना वैसे करूंगी। क्लोज टेस्ट बहुत आसान था यार। हाँ, आंसर्स मैं बता दूंगी। एक बार ये बताओ, क्लोज टेस्ट को करने की जरूरत है तो ए लिखें, नहीं करना है और नहीं करना है तो बी पे टिक करें। ठीक है, आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, ओके। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। डिस्कवर नहीं हो सकता, वॉज के बाद में आईएनजी या वी थ्री चाहिए। वर्किंग डिस्कवर कर नहीं रही थी, वर्किंग को डिस्कवर किया गया था, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ गन शॉट। उसको बुरी तरीके से एक गन शॉट गन ने क्या किया, बहुत मतलब उसको हार्म कर दिया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड। डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना, तबाह कर देना। ठीक है, तो उसको डैमेज किया था, डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। इन हिज स्टमक हो जाएगा। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी। अब आपको ये लग सकता है कि आर्मी में तो कुछ भी हो सकता है, मेजर कर्नल होते हैं ना आर्मी में तो, लेकिन द डॉक्टर, अगर किसी इंसान को चोट लगी है तो क्या किसके पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन क्या नहीं कर पाया, उस स्टमक उस होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया। ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। क्या होगा, एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है के जरिए, उस होल के जरिए, उस होल से गुजर कर, उस होल के जरिए उसने किया ना। अलोंग का यूज कब होता है, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरी छोर तक, बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, थ्रू द होल हमारे पास हो जाएगा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। बीमोंट, ब्यूमोंट ने क्या किया, दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। हाँ, ब्यूमोंट ने ऐसा पाया, ब्यूमोंट ने पाया कि दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। यहाँ पे विच भी हो सकता था, विच की जगह दैट भी हो सकता था, दोनों सही हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, इसमें
इसमें आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे अक्रॉस क्यों नहीं हुआ। अक्रॉस का मतलब होता है एक, जैसे अगर ये रोड है, ठीक है, रोड के एक छोर से, एक मिनट पेन चेंज करती हूँ, रोड के एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है, लेकिन थ्रू का मतलब होता है, थ्रू का मतलब होता है से गुजर कर, थ्रू का मतलब होता है से गुजर कर, किसी चीज के जरिए। जैसे आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, अक्रॉस द फॉरेस्ट नहीं होगा, उस फॉरेस्ट से गुजर कर मैं गया, ठीक है। चलो डन। ये बताओ, अब की बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था हुत्सपा, सीडीएस 2 में आया था या 1 में आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। सीडीएस 2 2025। चलो वो कैब सीखते हैं, जो वो कैब के लिए तुम लोग बोलते रहते हैं ना, वो कैब नहीं आ रही, वो कैब नहीं आ रही। टाइम क्या हो गया है? 12:10। चलो 20 मिनट और बस, ओनली 20 मिनट्स आर टू गो, ठीक है, 20 मिनट्स और बस। देखो, हुत्सपा का मतलब क्या होता है? हुत्सपा का मतलब होता है जो बेशर्मी होता है ना, जो दुस्साहस होता है, उसको हम बोलते हैं ओडेसिटी। ओडेसिटी हम बोल सकते हैं, टिमिरिटी हम बोल सकते हैं। जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ना, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ठीक है। इम्प्यूडेंट हम बोल सकते हैं, मैं करवा दूंगी, तुम चुपचाप बैठ के सुनते रहो, ठीक है। इम्प्यूडेंट हम बोल सकते हैं, रूड हम बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर। इम्पर्टिनेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। एफ्रंट्री हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंसोलेंट हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, चीकी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, खुतपा, खुतपा का मतलब क्या होता है? जो बेशर्मी वाला दुस्साहस होता है ना, ब्रेजन, अच्छा ब्रेजन नहीं लिखा है क्या, ब्रेजन? हम्म, जो बेशर्मी वाला, समझने की कोशिश करें सर, बेशर्मी वाला, बेशर्मी वाला दुस्साहस, ऐसी हिम्मत जिसमें बहुत आपकी बेशर्मी झलक रही है, ठीक है। अगर आप लोग ये बोलो कि आज तो मैम को ये जवाब दे के आया हूं, या फिर अपनी मम्मी को, आज तो पापा को ये जवाब, अगर अपने दोस्तों के पास जाके बोलो कि पापा को ऐसा बोल के आया हूं, तो क्या आप में हिम्मत तो है कि आपने पापा या अपने टीचर को ऐसे बोल दिया, तो क्या वो हिम्मत कोई काम की है? प्रिजम्पशियस का मतलब होता है एरोगेंट होना, है ना। वो कोई मतलब अच्छी बात तो है नहीं, आप जुबान लड़ा के आए हो ना अपने घर वालों के साथ, ठीक है। तो हुत्सपा का मतलब क्या होता है? बेशर्मी वाला दुस्साहस, उसमें कोई बड़ाई नहीं है आपकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी भाई। तो हुत्सपा का मतलब क्या हो जाएगा? ओडेसिटी, बोल्डनेस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एक का होगा बी, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। अब डिराइजन किससे बना है? डिराइजन बना है डी राइड से, डी राइड। डी राइड का मतलब क्या होता है? मौकरी, किसी का, अच्छा पेन चेंज करती हूँ। डी राइड का मतलब होता है, हाँ वो भी करवाएंगे कार्तिक। डी राइड का मतलब क्या होता है? मौकरी। अरे अभी तो अपने बहुत टेस्ट होंगे यार, डेली डेली सब कुछ कवर कर लेंगे ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। किसी की मौकरी उड़ाना, ठीक है। किसी की खिल्ली उड़ाना, कंटेम्प्ट। खिल्ली उड़ाना, डी राइड का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो डी राइड का क्या हो जाएगा? कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, रिडिक्यूल और मोकरी, ठीक है। किसी को नीचा दिखाना, कंटेम्प्ट मतलब किसी को हंसी, हंसी उड़ाना किसी को, किसी की, ठीक है। किसी को नीचा समझना, बी लिटिल, किसी को तुच्छ समझना। तो बी का, तीन का क्या हो जाएगा? सी हमारे पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो, हाँ, हेटस का मतलब क्या होता है? हेटस का, हेटस, इसको हेटस पढ़ते हैं। हेटस का मतलब क्या होता है? हेटस का मतलब होता है गैप, फिजर हम बोल सकते हैं, फिजर। लेक्यूना हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी चल रही है ना, उसके बीच में एक ब्रेक लग गया, उसमें एक दरार आ गई, उसके बीच में एक गैप आ गया, लेक्यूना आ गया, ठीक है। सेपरेशन, जिस चीज में अलग कोई चीज हो जाए ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेटस यूज करते हैं। तो हेटस का मतलब हो जाएगा गैप, फिजर, लेक्यूना, ब्रेक, ठीक है। और शिमेरिका, शिमेरिका शिमरी, 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 शिमरी वो परियों वाली दुनिया लगती है ना, शिमरी, शिमरी परियों वाली दुनिया लगती है, कि परी, परी की दुनिया है वो, तो शिमरी, शिमरी,
है ना, जिसमें बहुत चमकी चमकी होती है। तो शिमरी मतलब अनबिलीवेबल और वाइल्डली फेंसीफुल आइडिया। बहुत इमेजिनरी जो होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं इमेजिनरी। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हुत्स्पा। हुत्स्पा का मतलब क्या होता है? बेशर्मी वाला बिहेवियर। ओडेसिटी, ओडेशियस बहादुर होता है। ओडेसिटी बहुत गंदी वाली बहादुरी जिसमें आपकी कोई तारीफ नहीं है। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल सबको पता है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ठीक है, इम्प्यूडेंट को कैसे याद रखोगे? इम्प्यूडेंट प्यूड रूड, प्यूड रूड। इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर, है ना। इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर, इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर, इम्प्यूडेंट, रूड, प्यूड रूड, प्यूड रूड, ऐसे याद रख सकते हो। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम होना, बेशरम होना। ठीक है, अब देखो पर्टिनेंट का ये क्या वर्ड है हमारे पास? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट में जो पर्टिनेंट वर्ड है ना, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, कि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन इम्पर्टिनेंट है, इसका मतलब क्या है? उसका बिहेवियर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। बिहेवियर अगर अप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर नहीं है तो कैसा बिहेवियर है? डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, इम्पर्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ्रंट्री। तो हमारी मम्मी क्या बोलती है कि मेरे सामने बोलोगे तुम मेरे सामने बोलोगे क्या? तो सामने ही तो बोलेंगे, अब पीछे जाके थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन सामने बोलने का मतलब क्या है? कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे, तुम मुझसे बदतमीजी करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, है ना। तो मतलब सामने बोलना क्या बात माना जाता है? सामने, सामने बोलना, फ्रंट में बोलना, सामने बोलना बदतमीजी माना जाता है ना, कि तुम मेरे सामने बोलोगे। तो सामने बोलना बदतमीजी माना जाता है, तो एफ्रंट्री मतलब फ्रंट में बोल रहे हैं मम्मी के। ठीक है, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। इसको आप याद ऐसे याद रख सकते हो, सो लेने दो, सो लेने दो, सोलेंट, सो लेने दो, सो लेने दो। अब तुम डिसरिस्पेक्ट से बात कर देते ना, सुबह सुबह अगर मम्मी उठाती हैं तो हम क्या बोलेंगे? सो लेने दो। गुस्से में आके कई बार बोल देते सो लेने दो यार, है ना। तो डिसरिस्पेक्ट हम कई बार कर देते हैं, तो सो लेने दो, सो लेने दो, ऐसा करके। ठंडियों के दिन में याद रखो। चिकी। चिकी को देखते से आपको चीक्स याद आएंगे, कि चिकी का मतलब तो पॉजिटिव होगा। लेकिन चिकी, चिकी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है चिकी का मतलब। ठीक है, चलो ये देखो फिनिक्की, कल ही मैंने बताया था। अच्छा, एफकेट वाली क्लास में बताया था। टिमिरिटी, टिमिरिटी तो यार डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। टिमिरिटी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिनिक्की। फिनिक्की मतलब निक्की निक्की बातों पे याद नाराज हो जाता है। फिनिक्की निक्की निक्की बातों पे याद नाराज हो जाता है, मतलब उसको खुश करना बहुत मुश्किल है ना। तो फिनिक्की का मतलब क्या होता है? हार्ड टू प्लीज। फसी हम बोल सकते हैं, चूजी हम बोल सकते हैं, फास्टिडियस हम बोल सकते हैं। फास्टिडियस, एक ऐसा इंसान जिसको खुश जिसको खुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसको खुश करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उस इंसान को बहुत परफेक्शन पसंद है। उसको बहुत परफेक्शन पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे? फिनिक्की हार्ड टू प्लीज। अब फूफा जी, फूफा जी तो खुश हो ही नहीं सकते। चाय में चीनी कम है, हलवे में घी ज्यादा है, सब्जी में घी नहीं डाला, है ना। तो मतलब जिसको बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद है ना, उस इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं? फास्टिडियस। और जिसको परफेक्शन पसंद होगी तो उसको तो हम खुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है? क्विक्सोटिक का मतलब होता है यूटोपियन। यूटोपियन, परफेक्ट, आइडियल हम बोल सकते हैं। एकदम परफेक्ट जो दुनिया है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्विक्सोटिक एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। अब ये बताओ, परफेक्शन इटसेल्फ इज एन इमेजिनेशन ना। क्या परफेक्शन रियल है? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है ना। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। जो चीज अनरियल है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं अनरियल है जो चीज। यूटोपियन, यूटोपियन, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? राम राज्य। ठीक है, तो राम राज्य एक कल्पना है, वो असलियत नहीं हो सकता कभी। जहां पे हर कोई खुश रहे, ऐसी क्या दुनिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है? आइडियल होना। और आइडियल, जो एक आइडियल एक थॉट है बस, वो असलियत में नहीं हो सकता। एंटाइस का मतलब क्या होता है? एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, एल्योर करना, टेम्प्ट करना, फैसिनेट करना।
लुभाना मतलब किसी चीज को, मनमोहक नजारा, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, कैप्टिवेटिंग, टेम्पटिंग, फैसिनेटिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्विक्सोटिक का दो का होगा ए, दो का ए होगा, ये दोनों नहीं होंगे। चार का होगा डी, चार का होगा डी, क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कोमली का, हाँ कोमली होगा, कल ही बताया था। कोमली। कमली, कमली होता है वैसे तो ये। ठीक है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पहेली। तो पैराडॉक्स का क्या हो जाएगा, क्वेंड्री एंड मायर। ठीक है। तो पहेली, पैराडॉक्स है, इसका मतलब क्या है, पहेली है, पजल है, मिस्ट्री है, रहस्य है वो। एनिग्मा हम बोल सकते हैं, एनिग्मा, क्वेंड्री, मायर, क्वेगमायर हम बोल सकते हैं। ठीक है। डिलेमा हम बोल सकते हैं। ठीक है। बिविल्डर्ड हम बोल सकते हैं। कोनंड्रम हम बोल सकते हैं। हाँ, प्रेडिकामेंट, एक सेकंड। हम्म। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पहेली, जो एक ऐसा मुद्दा जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, उलझाने वाला, सुलझा हुआ नहीं है, जो लेबिरिंथ हम बोल सकते हैं, लेबिरिंथ। ठीक है, बस इतने ही वर्ड्स आज हम याद करेंगे, मैं बस इनको याद करवा देती हूँ। पजल का मतलब पहेली, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य, जिसको कोई सुलझा नहीं सकता है, जो एक प्रॉब्लम बन, जो मतलब एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है। हाँ, कोनंड्रम का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। एनिग्मा है, क्वेगमायर हो जाएगा। डिलेमा का मतलब दुविधा होता है। बी, बी वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगल में होना। बी मतलब होना, बी मतलब क्या होता है, होना। और वाइल्ड का मतलब क्या होता है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगल, है ना। तो अगर आप जंगल में रहते हो तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ना, कि कौन से रास्ते जाना है, कौन से वाले रास्ते नहीं जाना है। कोनन, कोनन ड्रम, ज्यादा कंफ्यूजन अगर शादी के रिश्ते में हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, ड्रम में डाल देगी वो, है ना, कोनन ड्रम। तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, सिंपल सॉर्टेड रखना। ठीक है। प्रेडिकामेंट हम बोल सकते हैं, बेफल्ड हम बोल सकते हैं। बेफल्ड को कैसे याद रखोगे, बफेलो तो सारी एक जैसी दिखती हैं, है ना, सारी एक जैसी दिखती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी क्या है। तो बेफल्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है। लेबिरिंथ, अगर हम लोग लैब में जाएंगे ना, अगर हम लोग लैब में जाएंगे तो सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं, है ना। लेबिरिंथ, लैब में जाएंगे तो सारी चीजें एक जैसी दिखती है, कंफ्यूजिंग आपको पता ही है ना। परप्लेक्स्ड आप लिख सकते हो, परप्लेक्स्ड। जैसे परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी आप सब लोगों ने सुना है ना, परप्लेक्सिटी। एक हमारे पास कन्फाउंड होता है, कन्फाउंड। ठीक है। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, परप्लेक्सिटी ऐप इसलिए ही आया है कि परप्लेक्सिटी ऐप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। ठीक है। परप्लेक्स उसका नाम ही, अगर आप परप्लेक्स्ड हो तो जाओ परप्लेक्सिटी पे, परप्लेक्सिटी पे जाओ। ठीक है। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, डीप डिसग्रेस और शेम। आप इसको ऐसे याद रखो, आईजी पे नोम, आईजी, इंस्टाग्राम पे अगर नाम बनाने की कोशिश करोगे ना, इंस्टाग्राम पे अगर आपका नाम दिख गया तो आपकी फैमिली के लिए वो बहुत डिसग्रेस हो सकता है। देखो, शुरू शुरू में अगर हम 11th 12th में होते हैं ना, तो अगर इंस्टाग्राम पे नाम दिख जाए और किसी रिश्तेदार ने आके अपने घर वालों को बता दिया कि आपके बेटे या बेटी की फोटो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो घर वालों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा है, हमारा नाम खराब कर दिया इस लड़के ने, पता नहीं कहाँ इसकी फोटो है ना। तो इंस्टाग्राम पे अगर नाम किसी को दिख जाएगा, इनिशियल फेज की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो मतलब बहुत कॉमन है ये चीज। इंस्टाग्राम पे अगर किसी को नाम आपका दिख गया तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए, फैमिली के लिए डिसग्रेस हो सकता है ना, बहुत ही ज्यादा शेम की बात लगती है उन लोगों को। ठीक है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब डल होता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक का होगा बी, एक का होगा बी, ये दोनों नहीं होंगे। पैरा दो का होगा सी, दो का सी होगा, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। निगार्ड का मतलब क्या होता है, माइजर, जो कंजूस इंसान होता है ना, स्टिंजी को आप चिंदी चिंदी समझिए, चिंदी होता है वो इंसान, तो निगार्ड का ए का हो जाएगा सी, ये दोनों हटाओ। पॉसिटी, पॉसिटी मतलब हर एक चीज पास पास में है, पॉसिटी मतलब पास पास में है, पॉसिटी का मतलब होता है पास पास में रहेगी तो उस चीज की कमी हो जाएगी ना, शॉर्टेज, पॉसिटी। तो स्कैरसिटी, किसी चीज की कमी होना। तीन का हो जाएगा एक, तीन का ए हो जाएगा, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा।
ठीक है, बहुत छोटा सा। पिलोरी का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। अब देखो, ओबीसेंस का मतलब क्या होता है, ओबे करना किसी को, है ना। तो तीन का हो जाएगा हमारे पास सी, तीन का सी है। अरे ओबेसेंस को आप ओबे से ही तो रिलेट करोगे ना, आपको पता भी नहीं है तो भी, है ना। ओबीसेंस मतलब डीप रिस्पेक्ट होना, किसी को आप बहुत मतलब आंख बंद करके आप ओबे करते हो, अंधभक्त हो, वर्शिप करते हो। डेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डेफरेंशियल का मतलब होता है रेवरेंशियल, रिस्पेक्टफुल, किसी चीज की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तीन का होगा सी, तीन का सी होगा, ये दोनों उड़ गए। ठीक है। फर्वेंट का मतलब क्या होता है, फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पैशनेट होना, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होना, एंथुजियास्टिक होना, मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साह जोश से भरे हुए हो आप, एंथुजियास्टिक। तो एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक का बी होगा, एक का बी दोनों में है। ठीक है। शेग्रिंड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड, एम्बेरेस्ड, बेशर मतलब दुखी रहना किसी चीज को लेके। तो दो का हो जाएगा डी, दो का डी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। चलो, आप लोग प्लीज इस क्लास को रिवाइज करना। ठीक है, क्या बचा है हमारा, कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ये बचा है, इसके आंसर्स मैं बता देती हूँ। इट इज एबिस्मल हमारे पास होगा। ठीक है। ये क्या बता रहा है, इट ऑगमेंट्स द इमोशनल, हाँ ऑगमेंट तो करता है, एग्रेवेट नहीं करता है, मतलब दो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारे पास तीन तो सही है, फर्स्ट वाला एक बार देखते हैं। पैसेज बहुत आसान है ये। इट सेव्स बेबी फ्रॉम अ कंडीशन व्हेन, हाँ ठीक है, ये सही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है। व्हाट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट, as a study was conducted throughout India to understand the level of kangaroo care impact when it is at homes and not hospitals, नहीं दोनों जगह की बात हो रही थी। found that there is, नहीं ऐसा कोई डेटा नहीं है। आर नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड हैं। इट इज रिकमेंडेड टू कीप बेबी अंडर कंगारू मदर केयर अंटिल द बेबी स्टार्ट्स रिथिंग। रिथिंग का मतलब क्या होता है, वो लोटना पोटना शुरू कर देना, उसके लिए हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल द ब्लैंक, इसका मतलब पोटेंशियल होगा वहां पे। एस्पर्जन का मतलब होता है डिसग्रेस, कलंक, डेरोगेटरी। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। बेबी हु डू नॉट नीड मेस्ट एज पर द पैसेज रेफर्स टू स्टेबल बेबीज। स्टेबल बेबीज ये होंगे हु आर एबल टू ईट फूड थ्रू माउथ, ये होंगे नीड ब्रीदिंग एड। इसका आंसर क्या है, फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा। बेबीज हु डू नॉट नीड मेडिसिन की शायद यहाँ पे कोई बात ही नहीं, बेबी हु डू नॉट नीड, ये इसका आंसर बी है। ठीक है। सिक्स्थ वाले का आंसर क्या होगा, कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस, नॉट ट्रू बोला है। तो इज रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड है, इट इज क्रूशियल है, पॉजिटिव एंड डिजायरेबल्स है, तो क्या हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा। चलो, अभी बस एक पोल करवाती हूँ। जल्दी काउंट करो और बताओ। 40 प्लस के लिए ए दबाएं, 30 प्लस के लिए बी दबाएं, 30 से कम के लिए सी दबाएं और डी दबाएं, नोट अटेम्प्टेड। अच्छा, मैक्सिमम लोगों का है आंसर बी। 42, 40, ठीक है। ग्रेट यार, ग्रेट। 30 प्लस इज ओके, ओके। 30 प्लस इज ओके, ओके। 40 प्लस इज गुड। ठीक है, चलो 53%। और ये 10%, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31%, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, देखना ये वाले लोग यहाँ पे आएंगे। अभी थोड़े से सेशन जाने दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच यार। अभी ना दूसरी क्लास शुरू करनी है, इस वजह से लास्ट में मेरे को जल्दी जल्दी एंड करना पड़ रहा है। प्लीज इसको पढ़ना, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगी। एंड प्लीज अभी अगर चैट्स ऑन होंगी तो बताना कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।